हेलो फ्रेंड्स, आपका जुडिशरी पावर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारतीय दंड संहिता के मल्टीपल एमसीक्यू हैं। इसके लिए आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिना कुछ बात किए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारतीय दंड संहिता कब से लागू की गई? भारतीय दंड संहिता कब से लागू की गई? 1 जनवरी 1862, यानी ए इसका आंसर है। 1 जनवरी 1862 में भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। दूसरा प्रश्न है इसका, भारतीय दंड संहिता का विस्तार कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उपरोक्त सभी। इसका आप माइंड में अंदर आंसर भी आप देते रहें, फ़ायदा जब ही है इसमें। ठीक है, इसका आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। आईपीसी जो है अब होल इंडिया में अप्लाई करती है। भारतीय दंड संहिता के रचयिता थे, भारतीय दंड संहिता के रचयिता थे, मतलब जिसने जो बनाई थी आईपीसी, वो हैं लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो कि एक ब्रिटिश थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू नहीं होती? भारतीय दंड संहिता क्वेश्चन नंबर 4 है, कहाँ लागू नहीं होती है? ए जम्मू कश्मीर, बी बिहार, सी गोवा, डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब जैसे कि देखा जाए, पहले आईपीसी जो है हमारी जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होती थी, अब अप्लाई होती है। इसके लिए जो है एक एक्ट बनाया गया था 2019 में, जिसका नाम है J&K रिक्रूटमेंट एक्ट बनाया गया था। और एक्ट नंबर जो था वो एक्ट नंबर 34 2019 से अब जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी अप्लाई होने लगी है। ठीक है, क्योंकि अब वो 370 और 35 से वहाँ से धारा हट चुकी है। लॉर्ड मैकॉले कहाँ के रहने वाले थे? अगर हाँ, ये मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर ये पूछा गया है, केवल 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा, तो इसमें जम्मू कश्मीर ही आएगा कि जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होती, क्योंकि ये पहले के क्वेश्चन हैं, आए हुए पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। लेकिन अब ऑल इंडिया भी आएगा इसके अंदर कि जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी अप्लाई होती है, तो वहाँ पर आप होने का राइट का टिक लगा कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लॉर्ड मैकॉले कहाँ के रहने वाले थे? लॉर्ड मैकॉले कहाँ के रहने वाले थे? भारत के, ब्रिटेन के, इराक के, इटली के। तो इसका आंसर है करेक्ट बी, ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अपराध की परिभाषा करने वालों में कौन एक नहीं है? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में, कौन एक नहीं है? कैनी, ब्लैकस्टन, स्टेफन, बेडकर। कैनी ने भी अपराध की परिभाषा दी है, ब्लैकस्टन ने भी दी है, स्टेफन ने भी दी है। एक हैं बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कोई क्राइम के ऊपर कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है, इसलिए आंसर आपका डी ठीक है, अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? धारा 40, धारा 100, उक्त ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप बताएंगे, कमेंट में लिखकर आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर है आपका धारा 40, यानी धारा 40 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है ना, धारा 40 में, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, ठीक हो गया है। अपराध के आवश्यक तत्व कौन से हैं? कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 8, कार्य या कार्य का लोप, दुराशय, क्षति। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी सारे ही कार्य अपराध के तत्व हैं। अगर कोई कार्य या कार्य का लोप होगा तभी तो अपराध बनेगा, जब कोई कार्य नहीं होने का तो अपराध कहाँ से बन जाएगा? कार्य होना इसकी आवश्यक शर्त होती है, एक्ट जिसे बोलते हैं हम, एक्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कठोर दायित्व का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? कठोर दायित्व का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? कार्य न करने पर भी दायित्व, बिना किसी दुराशय के किए गए कार्य के लिए दायित्व,
उक्त ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त ए और बी दोनों गलत हैं। इसका आंसर है आपका सी। आंसर है आपका इसका सी। कार्य न करने पर भी दायित्व, बिना किसी दुराशय किया गया कार्य के लिए भी दायित्व, यह आपका आंसर सी। अब आते हैं हम डी पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि इटली का रहने वाला व्यक्ति भारत में चोरी का दोषी पाया जाता है तो उसे मुकदमा कहाँ चलेगा। इसका आंसर बहुत ध्यान से सुनना है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। यदि इटली का रहने वाला व्यक्ति भारत में चोरी का दोषी पाया जाता है तो उस पर मुकदमा कहाँ चलेगा, तो इसका आंसर है ए, भारत में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है भारत, भारत में चलेगा, ठीक है ना, ए भारत में। ये आप 3-4 सेक्शन है आईपीसी का, उसमें पढ़ सकते हैं, 2, 3, 4, वहाँ से आप समझ सकते हैं। धारा 2 भारतीय दंड संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर अपराध करता है और अपराध करके ब्रिटेन चला जाता है तो उसका मुकदमा कहाँ चलेगा, ये बताएं आप। उसका मुकदमा तब भी भारत में ही चलेगा, वहाँ का अपना लो जो भी है वो देखा जाएगा, लेकिन भारत में इसका मुकदमा चलेगा, ठीक है ना, भारत में मुकदमा चलेगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 12 आपका। ऑस्ट्रेलिया में बैठे व्यक्ति द्वारा भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर विरोध किया जाता है तो वह किस संहिता से दंडनीय होगा। आचार संहिता से, भारतीय दंड संहिता से, उक्त और भी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, भारतीय दंड संहिता से। प्रश्न नंबर 13 है आपका, पुरुष और स्त्री को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से सुनिएगा। धारा 10 में, धारा 11 में, धारा 12 में, धारा 9 में। तो इसका आंसर है आपका धारा 10। धारा 10 में जो है पुरुष और स्त्री को परिभाषित किया गया है, इसका आंसर करेक्ट ये है। आईपीसी अपने सामने खोल कर रखें तभी पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 सरकार का सेवक है। क्वेश्चन है आईपीसी से है, सरकार का सेवक है, सरकार द्वारा नियोजित सेवक, सरकार द्वारा नियुक्त हर ऑफिसर। उक्त ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त दोनों गलत हैं। इसका आंसर आप देखें, इसका आंसर जो है आपका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 का सी आंसर आपका सही है। सरकार का सेवक वही होता है जो सरकार द्वारा नियोजित सेवक हो और सरकार द्वारा नियुक्त हर ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर एक व्यक्ति ऑफिसर लोक सेवक है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़्यादातर हर जगह क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑल इंडिया सर्विसेज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इस सेक्शन को आप दिमाग में बिल्कुल बसा के रखें क्योंकि इसमें लोक सेवक के बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। इसका सेक्शन है 21 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए 21। निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है, ये भी आप ध्यान सुनिएगा। असेसर, पंचायत का सदस्य, समापक और मंदिर का महंत। क्वेश्चन नंबर 16 का डी, मंदिर का महंत। जो मंदिर में होता है वो लोक सेवक की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ करेक्ट डी, मंदिर का महंत लोक सेवक की कैटेगरी में नहीं आता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नगर पालिका आयुक्त क्या लोक सेवक है। नगर पालिका आयुक्त का लोक सेवक है। ए हाँ, बी नहीं, सी उक्त ए और बी दोनों सही हैं और डी उपरोक्त दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए हाँ, नगर पालिका आयुक्त का क्या लोक सेवक है, इसका आंसर है हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, ठीक है। अब आ जाए 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, महाराज सहकारी समिति का अध्यक्ष क्या लोक सेवक है। ए हाँ, बी नहीं, उक्त ए और बी दोनों सही, उपरोक्त दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी नहीं, महाराज सहकारी समिति का अध्यक्ष क्या लोक सेवक है, वो है नहीं। इसका केस भी है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर।
अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जंगम संपत्ति से निम्न में क्या शामिल नहीं है? मूर्त संपत्ति, चल संपत्ति, वाहन, बहुभुज चीज़। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी, बहुभुज चीज़। ये जो होती हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धारा 23 में सदोष अभिलाभ से अभिप्राप्त है विधिवत साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ लेना जिसको वेद रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त कराने वाला ना हो। सी, उक्त ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी, उक्त ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन आप 23 में पढ़ सकते हैं। सदोष अब आते 22 पर, 21 पर आते हैं। सदोष अभिलाभ एवं सदोष हानि का वर्णन है। धारा 23, धारा 24, उपरोक्त दोनों भी सही हैं, उपरोक्त दोनों गलत हैं। इसका ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर है ए, धारा 23। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। धारा 24 में बेईमानी का मतलब है साक्ष्य कार्य करने से एक व्यक्ति का लाभ हो, दूसरे व्यक्ति को हानि हो, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का वो है डी, उपरोक्त सभी। साक्ष्य करने से एक व्यक्ति का लाभ हो, दूसरे व्यक्ति को हानि हो, वही तो बेईमानी होती है। सेक्शन 24 ही तो डिफाइन करता है। अब आते हैं सेक्शन 20 और क्वेश्चन नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 कपट पूर्वक परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? धारा 10, धारा 12, धारा 25, उपरोक्त में से कोई नहीं। 23वें का जो है सी आंसर ठीक है, धारा 25 कपट पूर्वक की परिभाषित किया गया है भारतीय दंड संहिता में। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। धारा 27 में पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति उस व्यक्ति की मानी जाएगी जिसकी या जिसका। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन दे रखी है। पत्नी के है, सेवक है, लिपिक है, तीनों ही सही हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 में साफ साफ बतौर पर दर्शाया गया हुआ है कि उपरोक्त सभी यानी पत्नी, सेवक, लिपिक ये संपत्ति कब्जे के व्यक्ति भी की माने जाते हैं। अब आते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25। कूटकरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? दो चीज़ों में सदृश्यता, साक्ष्य प्रवचना हो, प्रवचना को जानता भी हो, हूबहू नकल हो। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डी, हूबहू नकल हो। यह आवश्यकता तो नहीं है इसका, ये ध्यान रखिएगा। ये निगेटिव सेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। कूटकरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? हूबहू नकल हो आवश्यक नहीं है। उसमें दो चीज़ों से सदस्यता भी हो सकती है, साक्ष्य प्रवचना भी हो, प्रवचना को जानता भी हो। इन चीज़ों की तो है ही ज़रूरत, लेकिन हूबहू नकल की ज़रूरत नहीं कि बिल्कुल टू कॉपी ऐसी ही चीज़ बनाए। कूटकरण दस्तावेज से आता है। क्वेश्चन नंबर 26। 25 का आंसर हूबहू नकल है, ये याद रखिएगा। 26 है दस्तावेज में आता है। बैंकर पर दिया चेक, मुख्तारनामा, मानचित्र, उपरोक्त सभी। इसका 26 आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी, बैंकर पर दिया गया चेक, मुख्तारनामा, मानचित्र ये सब डॉक्यूमेंट में आते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, इंटरव्यू के बेस का क्वेश्चन है। दस्तावेज में यानी डॉक्यूमेंट, क्या होता है डॉक्यूमेंट। हवाया 27। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की इस धारा में किया गया है? धारा 29 ए, उक्त और भी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर को आप कैसे पता लगेंगे? 29 में तो दी गई है डॉक्यूमेंट की, ठीक है ना, और 29A में दी गई है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक अभिलेख की, यानी 29A ठीक है, ठीक है ना। 29A ये करेक्ट आंसर है 27वें क्वेश्चन का। अब आते हैं 28, मूल्यवान प्रतिभूति में आते हैं। मूल्यवान प्रतिभूति 28 का क्वेश्चन है, मूल्यवान प्रतिभूति में आते हैं। दस्तावेज हो, उक्त और भी जिससे विधि अधिकार बने बिगड़े, उक्त और भी दोनों सही, उपरोक्त दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी, उक्त और भी दोनों सही हैं। ये मूल्यवान प्रतिभूति में आते हैं।
मूल्यवान प्रतिभूति की व्याख्या की गई है? क्वेश्चन नंबर 29 है ये, मूल्यवान प्रतिभूति की व्याख्या की गई है। इसका ए धारा 30, बी धारा 20, सी धारा 40 एंड डी धारा 50। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ए बी बी भी लिखा हुआ है इसके अंदर, उस पर मत जाइएगा। उसका आंसर मैं बताऊँगा मूल्यवान प्रतिभूति होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका आंसर है आपका धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक है, डायरेक्ट हमेशा अपने साथ रखें तभी समझें, ठीक है ना। मूल्यवान प्रतिभूति सेक्शन 30 यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो इसका आंसर है ए धारा 30 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। धारा 34 भारतीय दंड संहिता का आवश्यक तत्व कौन नहीं है? निगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धारा 34 भारतीय दंड संहिता का आवश्यक तत्व कौन नहीं है? ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, आंसर लगाई जाते हैं उसके अंदर, सामान्य आशय को अग्रसर में हो, यह आंसर लगाकर अब सोचते हैं कि बहुत अच्छा आंसर लिख आए हैं, क्योंकि निगेटिव सेंस में उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है डी, अप्रत्यक्ष कार्य हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घर में रहें, सेफ़ रहें। जैसे कोविड-19 चल रहा है, लोग अपने घर से ही प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। ये गोल्डन चांस है, जिसको जितनी तैयारी करनी है वो इस टाइम में कर सकता है। घर में रहें, सेफ़ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। धन्यवाद।